नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया SCI नेट जून 2013 पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट क्या है? कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्यू एंड पी गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर एंड पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी जेड डब्ल्यू। Which of the following statements are? First option, P and Q are equivalent over C if B and C are non-zero complex numbers. Second option, P and Q are equivalent over R if B and C are non-zero real numbers. Third option, P and Q are equivalent over R if B and C are non-zero real numbers with B negative. And fourth option, P and Q are not equivalent over R if C is equal to G. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स राइट कर लें। तो अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स A मान लेता हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स B मान लेता हूँ, तो मेरी A मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कोई टर्म नहीं है 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जेड कोई टर्म नहीं है 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डब्ल्यू ये भी 0 हो जाएगा। और वैसे जो ये जो कोफिशिएंट्स है स्क्वायर टर्म को छोड़ के जो कोफिशिएंट्स हम का हाफ करते हैं। अब यहाँ इस पे क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स ये भी 0 हो जाएगा, कोफिशिएंट वाई वाई ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और सिमिलरली वाई जेड का कोफिशिएंट 0 और वाई डब्ल्यू का कोफिशिएंट भी 0। ऐसे ही जेड का कोफिशिएंट जेड एक्स का कोफिशिएंट 0 कोई टर्म नहीं है, जेड वाई का कोफिशिएंट 0, जेड डब्ल्यू का कोफिशिएंट भी 0 है और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट भी यहाँ 0 है। यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं क्योंकि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कोफिशिएंट 0 है। अब डब्ल्यू एक्स का कोफिशिएंट 0, डब्ल्यू वाई का कोफिशिएंट भी 0 है, डब्ल्यू जेड का कोफिशिएंट भी 0 है और डब्ल्यू डब्ल्यू का कोफिशिएंट मींस डब्ल्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है b। तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स बने। सिमिलरली अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग b मान लेता हूं तो b हमारे पास क्या हो जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड भी नहीं है और कोफिशिएंट ऑफ यहाँ हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जेड नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डब्ल्यू भी नहीं है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वाई वाई 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वाई डब्ल्यू भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स नहीं है क्योंकि जेड एक्स के टर्म नहीं है। अब कोफिशिएंट ऑफ जेड वाई यहाँ ये भी नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ जेड जेड भी नहीं है और कोफिशिएंट ऑफ जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू का कोफिशिएंट है c, उसका हम करते हैं हाफ। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू एक्स कोई टर्म नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू वाई कोई टर्म नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू जेड ये कोफिशिएंट c तो इसका हाफ और कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर ये जी। तो ये दो मैट्रिक्स आए। अब हमने ये मैट्रिक्स लिख ली। अब हमने क्या करना है, हमें एक रिजल्ट पता है कि P और Q दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये ओवर C इक्विवेलेंट कब होंगी? जब इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक है वो सेम हो जाए। अब इसका रैंक निकाल लेंगे। इसका रैंक निकालने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेता हूँ।
या हम इसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं आइगन वैल्यू को थोड़ा आसान समझता हूं। तो इसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, जस्ट डायगोनल एंट्रीज हैं तो, और उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसका जो डिटरमिनेंट है ये आ जाएगा बी। सिमिलरली अगर इसकी भी आइगन वैल्यू हम निकालें तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 1 और c/2 और माइनस का c/2 आएंगे, निकाल सकते हैं। या अगर आप ये निकालना नहीं चाहते तो जस्ट डिटरमिनेंट निकाल दें। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो आसान हो जाएगा। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, फिर इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके साइन प्रोडक्ट और फिर इस माइनस साइन के साथ इसका प्रोडक्ट, तो इनका भी प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस का c²/4, यानी कि b का जो डिटरमिनेंट है वो माइनस का c²/4। अब इनका जो डिटरमिनेंट है अगर नॉन जीरो आ जाए तो दोनों मैट्रिक्स का रैंक है वो सेम हो जाएगा। अगर मैं C को भी नॉन जीरो ले लेता हूं और B को भी नॉन जीरो ले लेता हूं तो ये जो डिटरमिनेंट है, B का डिटरमिनेंट है ये नॉन जीरो हो जाएगा और A का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो हो जाएगा और नॉन जीरो हो जाएगा। और 4x4 ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स हैं तो दोनों का रैंक 4 4 हो जाएगा। और जब रैंक दोनों का सेम हो जाता है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं वो ओवर R इक्विवेलेंट होंगी, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। बात करें लास्ट ऑप्शन की कि P एंड Q आर नॉट इक्विवेलेंट ओवर R इफ C इज इक्वल टू 0। अब ओवर R क्या कंडीशन है, ओवर R ये कंडीशन है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इक्विवेलेंट कब होंगी, जब दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स हैं उनका रैंक है वो सेम हो जाए और उनके डिटरमिनेंट का साइन सेम हो जाए। तो ये अब ये चेक करें, तो क्योंकि नॉन जीरो ही दे रखा है P जो A ये जो B और C नॉन जीरो के लिए बात कर रखी है। अब इसमें क्या कह दिया, अगर इसकी बात करें हम, अगर C 0 कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं C को 0 कर देता हूं, C 0 करने से ये 0 और ये भी 0, तो इसका मतलब क्या है, एक 2x2 ऑर्डर का मेरे पास सब मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ B ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर मैं B के ऊपर कोई कंडीशन नहीं डाली लेकिन फिर भी मैं B को अगर 0 भी ले लेता हूं तो मेरे पास एक सब मैट्रिक्स मिलेगी 3 ऑर्डर की, तो इसका रैंक ऑफ A या तो 3 होगा, अगर B को 0 ले लेता हूं तो 3 होगा, अगर B को नॉन 0 ले लेता हूं तो फिर 4 हो जाएगा। लेकिन 3 और 4 है ये 2 के बराबर नहीं है। पहली कंडीशन यही है कि P एंड Q आर इक्विवेलेंट ओवर R इफ their corresponding मैट्रिक्स हैव सेम रैंक, लेकिन यहाँ तो रैंक डिफर कर गया। कब, जब C को हमने 0 ले लिया और यहाँ क्या कर रखा है, नॉट इक्विवेलेंट आ गई, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी ट्रू हो जाएगा। अब बात करें सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में क्या कर रखा है, P एंड Q आर इक्विवेलेंट ओवर R इफ B एंड C आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। और थर्ड ऑप्शन भी सेम एज इट इज है, यहां तक एक थोड़ा सा ऐड कर दिया विद B नेगेटिव। तो अब जस्ट क्योंकि नॉन जीरो ही लेके चल रहे हैं यहाँ B और C, तो रैंक तो सेम हो ही जाएगा। लेकिन अब हम डिटरमिनेंट का साइन चेक कर लेते हैं। अब A का जो साइन, A का साइन B के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि A का डिटरमिनेंट B है, और मैट्रिक्स B का जो डिटरमिनेंट का साइन है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आया था, माइनस का c²/4। अब C अगर कोई, क्योंकि 0 तो लेना नहीं है, नॉन जीरो की बात कर रखी है, अगर मैं C को कोई भी रियल नंबर रखता हूं तो ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी। और
और माइनस को सप्लाई करते हैं तो ये ओवरऑल नेगेटिव रहेगी, माइनस नेगेटिव, ये ओवरऑल मेरी नेगेटिव क्वांटिटी है। अब क्योंकि हमें ये पता है डिटरमिनेंट का सेम साइन रहेगा, अगर इक्विवेलेंट है तो डिटरमिनेंट का सेम साइन रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि B भी नेगेटिव होगी। अगर इसका साइन नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव होगा, तो B मस्ट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब B का भी साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं B पॉजिटिव ले लेता हूं, और तो इसका मतलब A का डिटरमिनेंट पॉजिटिव और B का डिटरमिनेंट नेगेटिव, तो डिटरमिनेंट का सेम साइन नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं होंगी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सेकेंड ऑप्शन में P and Q आर इक्विवेलेंट इफ B and C आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, क्योंकि B को मैंने पॉजिटिव ले लिया, नॉन जीरो है, और C को भी मैंने पॉजिटिव ले लिया, C को पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कुछ भी कहें, लेकिन हम बात कर रहे हैं B को हमने पॉजिटिव ले लिया तो डिटरमिनेंट का सेम साइन नहीं आएगा। यहाँ सेकंड ऑप्शन जनरल है तो सेकंड ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारी तो कंडीशन आ गई कुछ कि इक्विवेलेंट कब होंगी, जब B है क्या होगा, नेगेटिव होगा, B नेगेटिव होगा तब इक्विवेलेंट होंगी, तो थर्ड ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।